बेटर कॉल सॉल के सीज़न 2 की शुरुआत होती है एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन से। जिमी मैकगिल जो जीन के नाम से रह रहा है, ये सारे इवेंट्स ब्रेकिंग बैड की जो स्टोरी है उसके बाद के हैं। वो एक मॉल के सिनेबन स्टोर में काम कर रहा है। इस दौरान रात के वक्त वो एक डंपस्टर में बंद हो जाता है। यहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट है, लेकिन अगर वो इस बटन को दबाएगा तो पुलिस आ जाएगी। सो जीन यहाँ पर वेट करना चूज़ करता है क्योंकि वो पुलिस से भाग रहा है। कुछ घंटों बाद यहाँ पर क्लीनिंग का एक शख्स आता है और दरवाज़ा खोलता है। तब जाकर जीन फ्री होता है। हमें नज़र आता है कि जितनी देर वो यहाँ पर था उसने एक स्क्रू से दीवार पर खोद दिया है SG वॉज हियर, मतलब सॉल गुडमैन। वो जीन के नाम से छुप छुपा कर रह तो रहा है, लेकिन उसकी असली शख्सियत है सॉल गुडमैन की। कहानी के हिसाब से आते हैं प्रेजेंट में। साल 2003 की बात है। जिमी कोर्ट हाउस के पार्किंग लॉट में है और वो एक चीज़ के बारे में लगातार सोच रहा है। उसके पास एक जॉब ऑफर है डेविस और मेन से। किम और हावर्ड उसका वेट कर रहे हैं। आखिरकार जिमी अंदर जाता है और क्लिफर्ड मेन से मिलता है, जो डेविस एंड मेन के सीनियर पार्टनर हैं। इससे पहले कि इनकी बातचीत शुरू हो, जिमी किम से अकेले में बात करना चाहता है। वो उसे कहता है कि अगर मैं ये जॉब लेता हूँ तो हमारे बीच की चीज़ें चेंज तो नहीं हो जाएंगी। किम हैरान है, कहती है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हैं, हमारे बीच जो है वो नहीं बदलेगा। इसके बाद जिम वापस इन लोगों के पास आता है और कहता है कि मैं ये जॉब नहीं लेना चाहता। वो मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। हर कोई हैरान है कि जिमी ने ऐसा क्यों किया। जिमी अपने ऑफिस पहुँचता है जो एक नेल सैलून के पीछे है। यहाँ पर कुकम्बर का एक वाटर डिस्पेंसर है जिस पर लिखा हुआ है कस्टमर्स ओनली। हमेशा की तरह होने वाली बहसबाजी के बावजूद जिमी इसमें से पानी लेता है और पीता है, जैसे वो कुछ साबित करना चाहता हो। वापस अपने ऑफिस में जाकर यहाँ पर जो साइन है जिमी मैकगिल, वो उसे फाड़ देता है। हमें माइक को दिखाया जाता है जो पार्किंग गैराज में है। यहाँ पर प्राइस पहुँचता है जो एक येलो कलर की बहुत ही फ्लैशी गाड़ी में है। वो माइक को लेने आया है ताकि वो उसका बॉडीगार्ड बनकर नाचो से मिलने उसके साथ जाए। माइक कहता है कि मैं इस गाड़ी में नहीं बैठने वाला हूँ और तुम्हें भी ये गाड़ी नहीं रखनी चाहिए। उसे अंदाज़ा होता है कि ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। प्राइस गैरकानूनी काम कर रहा है और उसे सिंपल गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब क्योंकि माइक प्राइस के साथ नहीं गया है तो प्राइस, जिसका असली नाम डैनियल है, नाचो से मिलने अकेले ही पहुँचता है। नाचो प्राइस को एक एनवेलप देता है, उसकी हमर की तारीफ करता है। प्राइस नाचो को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो। नाचो अंदर से गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर देखता है जिसमें प्राइस का असली नाम मौजूद है, डैनियल वॉमल्ड, और साथ ही उसका घर का पता। चलते हैं जिमी के पास जो एक होटल के पूल में रिलैक्स कर रहा है। उसका फ़ोन बजता है। वो कॉलर को बताता है कि अब वो लॉ प्रैक्टिस नहीं करता। यहाँ पर किम वेक्सलर पहुँचती है। वो जानना चाहती है कि इतनी अच्छी जॉब से जिमी ने इनकार क्यों किया। जिमी का कहना है कि वो अपनी ज़िंदगी अब खुद के लिए जीना चाहता है। वो लॉ सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि अपने बड़े भाई चक को इम्प्रेस कर सके, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस दौरान वो एक स्कैम करके दिखाता है। जिमी अपने लिए बहुत ही महंगी टकीला ऑर्डर कर रहा है। यहाँ पर मौजूद एक वेल्थ मैनेजर जिसका नाम केन है, वो उसके साथ डिबेट शुरू करता है और उसे ठगता है। जिमी कहता है कि मेरा नाम विक्टर है और किम का नाम जिजेल बताता है। इस वेल्थ मैनेजर को लगता है कि वो इनसे बहुत पैसे कमाने वाला है और आखिर में वो इनका लंबा चौड़ा बार का बिल भरता है। किम को यहाँ काफ़ी मज़ा आता है। वो एक्साइटेड होकर जिमी को किस करती है। अगली सुबह जिमी किम के अपार्टमेंट में आंखें खोलता है। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार है। जिमी कहता है कि जो हमने कल किया वो हम रोज़ कर सकते हैं। किम कहती है हाँ, हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। वहीं डैनियल के घर पर चोरी हुई है। उसने पुलिस को बुलाया है। वो कहता है कि मेरे बहुत ही महंगे बेसबॉल कार्ड्स गायब हैं। पुलिस ध्यान दे रही है कि उसके पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी है। घर के अंदर से टीवी, कंप्यूटर, ऐसी चीज़ें गायब नहीं हैं, सिर्फ बेसबॉल कार्ड्स गायब हैं। यानी कि ये जो डकैती है वो सिर्फ दिखावे के लिए थी। पुलिस को उसके सोफे के पीछे एक छुपी हुई जगह मिलती है। यहाँ पर ज़रूर कुछ छुपा कर रखा गया था, लेकिन इन्हें पता चलता है कि ये जगह पहले ही लुट चुकी है। चोरी करने वाला इस जगह को खाली कर चुका है। जिमी फिर से एक होटल के पूल में है। उसे एक शख्स नजर आता है जिसके बारे में वो सोचता है कि इसे स्कैम करे। वो किम के लिए 2 वॉइसमेल छोड़ता है ताकि वो उसके साथ शामिल हो जाए इस ठगी में। किम जवाब नहीं देती तो सॉल को भी मज़ा नहीं आ रहा है अब स्कैम में। कुछ वक्त बाद हमें क्लियर होता है कि जिमी ने फाइनली डेविस एंड मेन वाली जॉब एक्सेप्ट कर ली है। जिमी का नया असिस्टेंट उमर उसे बताता है कि उसे इस फर्म में काम करने के कई सारे फ़ायदे होंगे, जैसे उसे मर्सिडीज़ गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा वो जिस तरह का भी डेस्क चाहे ऑर्डर कर सकता है। उसने एक बार किम को बताया था कि वो अपने ऑफिस में कोको बोलो डेस्क चाहता है। उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाती है। बेसिकली वो जितनी भी शान शौकत से चाहे रह सकता है यहाँ पर, बस उसे अपना काम ठीक से करना होगा। ऑफिस में जिमी को एक स्विच नज़र आता है जिस पर लिखा होता है डू नॉट टर्न ऑफ। जैसे कि हम जानते हैं जिमी को जो मना किया जाए करने के लिए वो वही करेगा, वो रूल्स फॉलो नहीं करता। सो वो स्विच को टर्न ऑफ कर देता है, लेकिन कुछ होता नहीं। सो वो टेप को वापस उसी जगह लगा देता है और स्विच दोबारा से ऑन कर देता है।
इस सीन का मकसद हमें सिर्फ ये दिखाना था कि जिमी कहीं पर भी पहुंच जाए वो जिंदगी अपने हिसाब से ही जीना चाहता है और रूल्स फॉलो नहीं करने वाला। अच्छा, इस एपिसोड में केन और ऑफिसर सैक्सटन को दिखाया गया है जिन्हें हम ब्रेकिंग बैड में पहले देख चुके हैं। एपिसोड 2 में चक को दिखाया जाता है जो एक पियानो प्ले कर रहा है अपने घर में। यहाँ पर हावर्ड पहुंचता है उसका कुछ सामान लेकर। हावर्ड बताता है कि जिमी को डेविस और मेन ने हायर कर लिया है, उसे अच्छी पोजीशन मिली है जहां पर वो अपना सैंड पाइपर का केस संभालेगा। ये वही केस है जिसे जिमी ने पिछले सीजन में ट्रैक किया था। चक इस बात से खुश नजर नहीं आता। वो पूछता है कि क्या क्लिफ को जिमी के बैकग्राउंड के बारे में पता है। हावर्ड कहता है कि उसने जिमी के बारे में पूरी जानकारी क्लिफ को दी थी, लेकिन उसने जिमी को हायर करने से क्लिफ को नहीं रोका। हावर्ड चला जाता है लेकिन चक परेशान नजर आ रहा है। HHM में किम एक खाली कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचती है जहां पर मीटिंग होने वाली है। वो यहाँ पर असाइंड सीट्स को चेंज करती है ताकि जिमी और वो साथ साथ बैठ सकें। मीटिंग के दौरान नजर आता है कि जिमी और किम के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। बाद में वो पार्किंग गैराज में एक सिगरेट शेयर करते हैं। किम उसे एक ट्रैवल मग देती है जिस पर ओरिजिनली लिखा हुआ था वर्ल्ड्स बेस्ट लॉयर, जिसे उसने सेकंड बेस्ट कर दिया है। जिमी को ये मग बहुत अच्छा लगता है। वहीं नेल सैलून के बाहर जिमी की पुरानी गाड़ी हटाई जा रही है और अब उसकी नई गाड़ी यानी मर्सिडीज बेंज आ चुकी है। मिसेस न्यूयन को अलविदा कहकर वो वहां से जाने लगता है, अपनी ड्राइवर सीट पर बैठता है। उसे सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन इस गाड़ी के कप होल्डर में किम का दिया मग फिट नहीं हो रहा। ये बात जिमी को थोड़ा सा चिढ़ाती है। वहीं माइक अभी भी टोल बूथ पर काम कर रहा है। डैनियल अपनी हमर के साथ यहाँ पहुंचता है। वो बताता है कि उसके घर में चोरी हुई है और वो पुलिस से मिलने जा रहा है। जो डिटेक्टिव्स उसके घर आए थे वो फॉलो अप करना चाहते हैं। माइक क्योंकि खुद पहले एक पुलिस वाला था तो वो समझ जाता है कि पुलिस को डैनियल यानी प्राइस पर शक हो चुका है। वो समझ गए हैं कि ये जरूर ड्रग डीलिंग का काम कर रहा है, तभी इसके पास इतने पैसे हैं। वो डैनियल को समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता नहीं। वो अपने बेसबॉल कार्ड कलेक्शन से बहुत ज्यादा अटैच्ड नजर आता है। माइक कहता है कि ठीक है, तुम्हारे कार्ड्स मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन पुलिस के पास मत जाओ। वहीं डेविस एंड मेन के अपने कोजी ऑफिस में जिमी सैंड पाइपर के डॉक्यूमेंट्स देख रहा है। उसे गिटार म्यूजिक की आवाज आती है। वो क्लिफ के ऑफिस में पहुंचता है और केस से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन उसे देना चाहता है। क्लिफ बताता है कि वो रिलैक्स करने के लिए गिटार बजाता है। वो जिमी की तारीफ करता है कि वो बहुत मेहनती है। वहीं माइक ने नाचो को ट्रैक कर लिया है। वो उसके पिता की शॉप पर पहुंचा है। वो ऐसे नाटक करता है जैसे अपनी गाड़ी के सीट्स का कवर चेंज करना चाहता है। जब नाचो उसे देखता है तो उससे अकेले में बात करने पहुंचता है। माइक कहता है, मैं जानता हूँ डैनियल के घर पर चोरी तुमने करवाई थी। नाचो पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन माइक उसे धमकी देता है। कहता है कि मैं टूको को ये बता दूंगा कि तुम डैनियल से बिना उसकी जानकारी के डीलिंग कर रहे हो। माइक समझ जाता है कि नाचो घबरा रहा है। वो उसके सामने एक दूसरा प्लान रखता है जिससे नाचो और डैनियल दोनों ही सेटिस्फाई होंगे। चक के घर पर रोज की तरह उसका सामान पहुंचाया जा रहा है। अर्नेस्टो नाम का ये शख्स देखता है कि चक ने अपना स्पेस ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। वो बाहर जाने की तैयारी में है। वहीं एक खाली पड़े पावर प्लांट में डैनियल नाचो से मिलता है और उसे अपनी गाड़ी यानी कि हमर की चाबी देता है। बदले में उसे उसके बेसबॉल कार्ड्स वापस मिल जाते हैं। डैनियल को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि नाचो इस गाड़ी को सीधा कटवाने के लिए चॉप शॉप पर भेज रहा है। वो इसे चलाने वाला नहीं है, लेकिन अपना कार्ड कलेक्शन मिलने से वो खुश है। नाचो माइक को $10,000 देता है और डैनियल के साथ अपना काम बंद करता है। सैंड पाइपर केस को लेकर डेविस और मेन और HHM की मीटिंग होती है। यहाँ पर जिमी अपने क्लाइंट से जुड़ी रिपोर्ट सामने रखता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तब टूट जाता है जब चक कमरे में दाखिल होता है। किम उसे सपोर्ट करती है। जिमी अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। वो ऐसे जाहिर करता है कि जैसे चक कमरे में है ही नहीं, लेकिन उसका भाई उसे रोकता है। वो गुस्से में है। जिमी कहता है कि आपको मीटिंग में आने की क्या जरूरत थी। चक कहता है, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था। वहीं जिमी को माइक कॉन्टैक्ट करता है और उसे एक जॉब ऑफर करता है। वो बताता है कि ये जॉब कानून के दायरे में पूरी तरह नहीं आती, लेकिन जिमी इस काम को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पुलिस स्टेशन में डैनियल मौजूद है। पुलिस ने उसे बुलाया है। जिमी उसके साथ पहुंचता है। डैनियल समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे अब पुलिस की हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर कर लिया है, लेकिन पुलिस को उस पर शक है। उन्हें लगता है कि ये ड्रग डीलिंग का काम कर रहा है। वो डैनियल को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है और फिर डिटेक्टिव्स को अकेले में एक झूठी कहानी सुनाता है। उसका कहना है कि डैनियल का इरोटिक फेटिश में काफी इंटरेस्ट है। उसने कुछ सेक्सुअल और गलत वीडियोस बनाए हुए हैं और इन्हीं को छुपा कर रखा हुआ था। जिमी का कहना है कि डैनियल की किसी से झड़प हुई थी और उसी ने ये वीडियोस चुराए थे, लेकिन अब ये वापस आ चुके हैं। ये कहानी इतनी अजीब है कि पुलिस वालों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए हैं, लेकिन जिमी डैनियल को कहता है कि अब तुम्हें एक एरोटिक फेटिश वीडियो बनाना पड़ेगा जिससे जिमी की स्टोरी सही साबित हो। उस रात जिमी जब किम से मिलने उसके घर पहुंचता है, वो उसे डैनियल की स्टोरी बताता है और उन वीडियोस के बारे में जो उसने डैनियल से बनवाए। ये लोग हंस रहे होते हैं, लेकिन किम को अचानक से एहसास होता है कि जो जिमी ने किया है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उसने एविडेंस फैब्रिकेट किया। वो कहती है कि तुम अपनी नई जॉब को खतरे में डाल रहे हो। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे गैर कानूनी कामों के बारे में और नहीं सुनना चाहती क्योंकि इसका असर मुझ पर भी आएगा। वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हें अभी से कुछ नहीं बताऊंगा।
टेक्सास के एमेरिलो शहर में जिमी सड़क पर किसी का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर एक बस आकर रुकती है। इसमें सैंड पाइपर क्रॉसिंग में रहने वाले बुजुर्ग लोग हैं। इस बस के ड्राइवर को जिमी ने रिश्वत दी है और उसने जानबूझकर इसी जगह पर गाड़ी को रोका है। जिमी बस में चढ़ता है। वो यहाँ पर मिसेस एल्मा मे को ढूंढ रहा है। वो पूछता है कि क्या उन्हें डेविस और मेन का मेल मिला है। वो जिक्र करता है कि सैंड पाइपर उन्हें ओवरचार्ज कर रहा है, यानी जरूरत से ज्यादा पैसे वसूल रहा है। बस में मौजूद बाकी पैसेंजर्स जाहिर सी बात है इस बातचीत को सुन रहे हैं। वो समझाता है कि सैंड पाइपर शायद अपने यहाँ रहने वाले सारे बुजुर्गों को ही ओवरचार्ज कर रहा है। वो अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, यानी इन लोगों को उनका पैसा वापस मिलेगा। बस आगे चली जाती है। जिमी खुश नजर आता है। उसके पास बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जिन पर इन लोगों ने साइन किया है, यानी जिमी अब सैंड पाइपर के खिलाफ इनका केस लड़ेगा। वहीं अल्बुकर्की में सैंड पाइपर का लॉयर HHM और चक से मिलता है। जिमी ने कुछ हफ्तों के अंदर ही 200 नए क्लाइंट हासिल कर लिए हैं। चक को शक है कि जिमी ने ज़रूर कोई गलत तरीका अपनाया है इन केसेस को पाने के लिए। जिमी कहता है कि ये लोग खुद उसके पास आए, उसने कुछ गलत नहीं किया। मीटिंग के दौरान पहले की तरह ही जिमी किम के साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे हट जाती है। लगता है कि उसे एहसास है कि जिमी ने इन केसेस को पाने के लिए ज़रूर कुछ उल्टा काम किया है। वो यहाँ मौजूद लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि अगर वो उसकी बात से सहमत नहीं है तो वो केसेस हासिल करने के लिए कोई दूसरा कदम उठाएगा। मीटिंग के बाद जिमी किम से अकेले में बात करता है और उसे सच बता देता है। किम उसे कहती है कि अगर तुम कुछ गलत करोगे और वो सामने आएगा तो इसका असर मुझ पर भी होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे काम की काफ़ी सिफारिश की थी। वहीं स्टेसी के घर पर माइक अपनी पोती केली के साथ टाइम बिता रहा है। वो काफ़ी खुश नजर आ रहा है। किचन में जाकर वो स्टेसी को एक एनवलप देता है जिसमें पैसे होते हैं। स्टेसी कुछ परेशान नजर आ रही है। वो पूछता है कि इसके पीछे क्या वजह है। उसका कहना है कि घर के बाहर अक्सर गोलियां चलने की आवाज़ आती है। माइक उसे कहता है कि मैं यहाँ रुक कर नज़र रख सकता हूँ, लेकिन स्टेसी मना कर देती है। माइक का बेटा जो पुलिस में था मारा जा चुका है, तो उसकी गैर मौजूदगी में वो अपनी बहू और पोती का ख्याल रखना चाहता है। वहीं डेविस और मेन में जिमी अपने असिस्टेंट उमर के साथ सैंड पाइपर केस से रिलेटेड कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उसे पता चलता है कि उसने सैंड पाइपर की एक ब्रांच में 283 मेल भेजे थे, जिसमें से एक का भी जवाब नहीं आया है। वो अपने बॉस क्लिफ से मिलता है जो एक बिजनेस ट्रिप के लिए कहीं बाहर जा रहा है। वो उसे कहता है कि सैंड पाइपर के जो स्टाफ मेंबर हैं वो ज़रूर अपनी ब्रांच में आने वाले मेल्स को फेंक रहे हैं और रेजिडेंट्स को नहीं दे रहे हैं। वो क्लाइंट्स तक पहुंचने का एक दूसरा तरीका निकालना चाहता है। टीवी पर आने वाला एक कमर्शियल। क्लिफ कहता है कि हाँ, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, इस आइडिया को डिस्कस करना चाहिए। अपने ऑफिस में जिमी डेविस और मेन की पुरानी एड देखता है। जिमी को मज़ा नहीं आता, ये काफ़ी बोरिंग लग रही है। वो मिसेस स्ट्राउस के घर पहुंचता है। एक कैमरा क्रू से मिलता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले सीजन में उसके बिलबोर्ड स्टंट में उसका साथ दिया था। वो इन स्टूडेंट्स में मोटिवेशन भरता है और अपने कमर्शियल के लिए विजन सामने रखता है। मिसेस स्ट्राउस तभी सेकंड फ्लोर से नीचे आती हैं। वो खुद से सीढ़ियाँ नहीं उतर सकती। हम उन्हें अपनी स्टेयर चेयर का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। वहीं माइक स्टेसी के घर के बाहर रुका हुआ है। उसे भी गोलियां चलने की आवाज़ आती है। एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही है। पता चलता है कि असल में कोई गोलियां नहीं चला रहा, बल्कि न्यूज़पेपर्स डिलीवर कर रहा है, जिसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो रही है। अगली सुबह माइक पार्किंग बूथ में है। पिछली रात वो जगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट नजर आ रहा है। उसके पास स्टेसी का फोन आता है। वो डरी हुई है। जब वो उसके घर पहुंचता है तो वो उसे एक निशान दिखाती है। कहती है कि उसने पिछली रात फिर से गोलियां चलने की आवाज़ सुनी, एक उसके घर के बिल्कुल करीब से गुजरी। माइक जानता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो उसे कहता है कि शायद तुम कोई सपना देख रही थी, लेकिन स्टेसी अपनी बात पर अड़ी हुई है। माइक उसे वादा करता है कि मैं तुम्हें और केली को जल्द ही एक सुरक्षित जगह पर घर दिलवा दूंगा। जिमी के अपार्टमेंट में किम और वो सैंड पाइपर का कमर्शियल देख रहे हैं। मिसेस स्ट्राउस हमें दुख में नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि किस तरह से सैंड पाइपर में रहने की वजह से उनकी ज़िंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो गई। किम काफ़ी इम्प्रेस्ड है, लेकिन पूछती है कि क्या तुमने क्लिफ को ये वीडियो दिखाया है, क्या उसने इसकी परमिशन दी है। जिमी कहता है वो इसकी परमिशन क्यों नहीं देगा। अगले दिन डेविस और मेन में जिमी सोच रहा है कि ये कमर्शियल क्लिफ को दिखाए या ना दिखाए। वो क्लिफ के ऑफिस में पहुंचता है। उसके हाथ में कैसेट है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो वापस अपने ऑफिस में आता है, एड सेल्स डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और ख़ुद ही एड चलाने की परमिशन दे देता है, यानी उसने क्लिफ से इजाज़त नहीं ली। माइक एक शख्स के पास पहुंचता है। उसका नाम है कैल्डेरा। वो और काम चाहता है ताकि पैसे कमा सके, अपनी बहू और पोती को किसी अच्छी जगह घर दिलवा सके। उसे कम पैसे कमाने वाली बॉडीगार्ड की जॉब ऑफर की जाती है। साथ ये भी कहा जाता है कि अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा खतरनाक काम करना होगा। माइक ये चाहता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इलीगल काम में नहीं पड़ना चाहता। वो बॉडीगार्ड की कम कमाई वाली जॉब ही एक्सेप्ट कर लेता है। जिमी अपने ऑफिस में टहल रहा है। उसने जो कमर्शियल बनाया है वो जल्द ही एयर होने वाला है। वो उमर से कंफर्म करता है कि सारी कॉल्स डायरेक्टली उसी के पास आएंगी ना। वो थोड़ा नर्वस नजर आ रहा है। कुछ देर के लिए लगता है कि वो हार मान जाएगा, क्योंकि फ़ोन्स बजना शुरू नहीं होते, लेकिन तभी अचानक से फ़ोन बजता है। पता चलता है कि बहुत सारे असिस्टेंट्स कॉल्स ले रहे हैं।
लगातार खूब सारे फ़ोन आ रहे हैं। जिमी अपनी इस कामयाबी से खुश हो जाता है। उसने जो ऐड बनाई है वो काम कर रही है। वहीं स्टेसी और उसकी बेटी सो रहे हैं। माइक सोफे पर है। उसका फ़ोन बजता है। पता चलता है कि उसे एक नेक्स्ट लेवल जॉब मिली है। किसी ने खास करके माइक के बारे में पूछा है। जिमी और किम एक फिल्म देख रहे हैं। जिमी के पास एक फ़ोन आता है। ये क्लिफ की कॉल है। वो जिमी से गुस्सा है। वो कहता है कि तुमने बिना मेरी परमिशन के ये ऐड कैसे टीवी पर जाने दी। जिमी उससे आराम से बात करके सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है। बताता है कि हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स आए हैं, ये ऐड वाकई काम कर रही है, लेकिन क्लिफ को इस बात से मतलब नहीं है। वो उसे कहता है कि मैं ऐड देखना चाहता हूँ। वहीं जिमी किम से कहता है कि क्लिफ ने उसे बधाई देने के लिए फ़ोन किया था। वो वापस सोफे पर ऐसे बैठ गया है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अगले दिन के लिए अपने आप को मन ही मन में तैयार कर रहा है। चलते हैं माइक के पास, जो अपने नए क्लाइंट से मिलने के लिए एक जगह पर पहुंच गया है। उसे नाचो ने बुलाया था। वो माइक से कहता है, एक शख्स है, मैं चाहता हूँ तुम उससे मार डालो। चौथा एपिसोड शुरू होता है जिसका नाम है ग्लव्स ऑफ। शाम का वक्त है। माइक अपने घर में पहुंचता है। वो फ्रिज से कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स निकालकर अपने चेहरे पर रखता है। ऐसा लगता है किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा है। वो अपनी जेब में हाथ डालकर एक सिल्वर नेकलेस निकालता है। अगली सुबह जिमी क्लिफ को सैंड पाइपर कमर्शियल दिखा रहा है। यहाँ डेविस और मेन के 2 और पार्टनर्स भी मौजूद हैं। जिमी इस बात पर जोर दे रहा है कि इस ऐड ने पॉजिटिवली काम किया है और इन्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिले हैं। पार्टनर्स का कहना है कि ये ऐड उनके कंसेंट के बिना टीवी पर नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। इस वजह से ये लोग जिमी को फायर करना चाहते हैं, लेकिन क्लिफ डिसाइड करता है कि वो जिमी को दूसरा मौका देगा। हालांकि उस पर अब से नजर रखी जाएगी। वहीं जिमी किम के लिए एक वॉइस मेल ड्रॉप करता है। कहता है कि हावर्ड से बात करने से पहले मुझसे ज़रूर बात करना। जिमी को नहीं पता कि किम को चक और हावर्ड दोनों से ऑलरेडी डांट पड़ रही है। हावर्ड किम को कहता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी एचएचएम को सारी जानकारी देने की। तुम्हें अगर ऐड के बारे में कुछ भी पता था तो तुम्हें हमें बताना चाहिए था। बेसिकली डेविस और मेन और एचएचएम के बीच इस ऐड को लेकर कहा सुनी हुई है और इसका जिम्मेदार जिमी है। जैसा कि किम ने कहा था कि अगर जिमी कुछ भी गलत करेगा तो उसकी गाज किम पर गिरेगी, क्योंकि किम ने जिमी को काफ़ी सपोर्ट किया था। वहीं माइक और नाचो एक छोटे से मैक्सिकन रेस्टोरेंट में मिलते हैं। यहाँ टूको यानी नाचो का बॉस अपने ड्रग डीलर्स के साथ अकाउंट्स को सेटल करता है। नाचो टूको को मरवाना चाहता है। उसका कहना है कि अगर टूको को इस जगह पर कोई गोली मार दे तो किसी को नाचो पर शक नहीं होगा। नाचो का कहना है कि टूको काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी भी कुछ भी करता है और काफ़ी खतरनाक है। वो अपना पॉइंट साबित करने के लिए एक किस्सा बताता है जहाँ पर टूको ने अपने साथ काम करने वाले एक शख्स को मुंह पर गोली मार दी थी। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा नाचो के लेफ्ट शोल्डर में जाकर लगा था। टूको अब ड्रग्स भी लेने लगा है, जिस वजह से नाचो को अब उसके साथ काम करने में और डर लगता है। उसका कहना है कि टूको का दिमाग कभी भी फिरेगा और वो नाचो को भी मार सकता है। माइक को नाचो के प्लान में कमियां नजर आ रही हैं। उसका कहना है कि डायरेक्टली टूको को गोली मारने से ज़्यादा अच्छा है कि उसे स्नाइप किया जाए। इस काम को करने के लिए वो $50,000 की डिमांड करता है। वहीं जिमी एचएचएम के ऑफिस में किम को ढूंढ रहा है। वो अपनी जगह पर नहीं है। पता चलता है कि एचएचएम का जो डॉक्यूमेंट रिव्यू रूम है, किम को उधर प्लेस कर दिया गया है। ये उसकी सज़ा है। जिमी को इस बात पे गुस्सा है कि उसकी गलती की वजह से किम को सज़ा मिल रही है। वो हावर्ड से इस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन किम उसे मना कर देती है। कहती है कि बीच में दखल मत करो, इससे चीज़ें और ख़राब होंगी। वो यहीं रहकर काम करेगी और दोबारा इस कंपनी में अपनी जगह बनाएगी। फिर जिमी अपने बड़े भाई चक के घर जाता है। दरवाजे पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी तक नहीं हटाए हैं। जब चक दरवाज़ा नहीं खोलता, जिमी अपनी चाबी का इस्तेमाल करके घर में घुसता है। चक सोफे पर पड़ा कांप रहा है। उसने अभी भी ऑफिस वाले कपड़े पहने हुए हैं और स्पेस ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है। वो तकलीफ में है लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। जिमी उसे पानी लाकर देता है, उसे कंफर्टेबल फील कराता है, एक चेयर पर बिठाता है। वहीं एक मोटेल रूम में माइक लॉसन नाम के एक हथियार बेचने वाले शख्स से मिलता है। पहले वो एक राइफल पसंद करता है खरीदने के लिए, लेकिन फिर अपना मूड चेंज कर लेता है। अब उसके पास कुछ दूसरा प्लान है। चलते हैं वापस जिमी के पास। अगली सुबह वो अपने भाई चक से किम को लेकर बात कर रहा है। चक पहले तो कहता है कि इसका जिम्मेदार हावर्ड है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन जब जिमी जोर देता है तो चक कहता है कि किम को एचएचएम को जिमी की बनाई ऐड के बारे में बताना चाहिए था। जिमी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता था। वो नहीं जानती थी कि मैंने अपने बॉस क्लिफ से परमिशन नहीं ली है। लेकिन चक का कहना है कि किम को अपने पुअर जजमेंट की सज़ा मिलेगी। वो तुम्हें जानती है, उसे पता होना चाहिए था कि तुम क्या कर सकते हो। जिमी उसके सामने एक ऑफर रखता है। कहता है कि मैं लॉयर बनना बंद कर दूंगा अगर आप किम को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। हालांकि चक का कहना है कि अगर वो इस बात को एक्सेप्ट करता है तो ये एक तरह का एक्सटॉर्शन होगा, ब्लैकमेल होगा। सो चक जिमी की बातों में नहीं फंसता और इस ऑफर से मना कर देता है। वहीं एक खाली वेयरहाउस में माइक नाचो से अकेले में मिलता है। वो उसे समझाता है कि टूको को मारने का प्लान सही नहीं होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो कार्टेल नाचो को ट्रैक कर ही लेगा। माइक के पास एक दूसरा प्लान है। अगले दिन नाचो और टूको
जिसने एक सिल्वर नेकलेस पहना हुआ है, ये वही है जो एपिसोड की शुरुआत में हमने माइक के हाथों में देखा था। ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यहाँ पर क्रेजी 8 नाम का एक डीलर आता है, जिसे हम पहले ब्रेकिंग बैड में देख चुके हैं। टूको क्रेजी 8 से पैसे लेता है, उन्हें गिनता है, फिर उसे गुस्से में देखता है। एक नोट उल्टी रखी है। बस इसी बात पर टूको को इतना गुस्सा आ रहा है। नाचो को दोबारा से पैसे काउंट करने होते हैं। टूको अभी भी क्रेजी 8 को गुस्से में देख रहा है, पर आखिरकार उसे जाने देता है। अब टूको क्रिस्टल मेथ स्नॉट करता है। वही माइक पुलिस को फोन करता है और एक झूठी रिपोर्ट लिखवाता है। कहता है कि इस रेस्टोरेंट के बाहर एक शख्स दूसरे शख्स को गन से धमका रहा है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठता है और रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में रुकता है। जानबूझकर टूको की गाड़ी को ठोक देता है। टूको ये देखता है, बाहर आता है, माइक से भिड़ता है। माइक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। वो अपना ऑर्डर किया हुआ खाना लेता है और चला जाता है। टूको जाहिर सी बात है शांत नहीं होता। वो नाचो के साथ मिलकर माइक को फॉलो करता है। वो अपनी गाड़ी को हुए नुकसान की कीमत वसूलना चाहता है। माइक कहता है कि हम इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन आपस में बांट लेते हैं ताकि मेरी इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा नुकसान भर दे, लेकिन टूको को कैश चाहिए। माइक का कहना है कि उसके पास पैसे नहीं है। टूको कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। वो अपनी गन से माइक को धमकाता है और कहता है अपना वॉलेट मुझे दो। ये सब बातचीत चल ही रही होती है कि तभी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पहुंचती हैं। नाचो फटाक से अपनी वैन में बैठता है क्योंकि इस गाड़ी में ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारा पैसा है, बट माइक टूको को पकड़ लेता है और उसे भागने नहीं देता। माइक टूको को टॉन्ट करता रहता है ताकि वो अपना अग्रेसिव बिहेवियर जारी रखे और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। टूको पागलों की तरह हंस रहा है और माइक को पीट रहा है, बट पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ वक्त बाद माइक नाचो के पास पहुंचता है अपनी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। वो कहता है कि टूको को कम से कम 5 से 10 साल की जेल होगी। उसके पास एक बिना लाइसेंस का हथियार था और ये केस लंबा चलेगा और टूको कानूनी तौर पर फंस चुका है। नाचो माइक को $25,000 देता है और कहता है कि तुमने उसे मार ही क्यों नहीं डाला, पूरे $50,000 मिलते। वो पिटता भी नहीं। कहता है कि टूको जब आज़ाद होगा तो माइक को छोड़ेगा नहीं। बेटर कॉल सॉल के सीजन 2 का 5th एपिसोड शुरू होता है। इसका नाम है रिबेका। हमें 1992 दिखाया जाता है। चक अपने घर में बल्ब चेंज कर रहा है। उसे अभी तक कोई बीमारी नहीं हुई है। वो म्यूजिक चलाता है, किचन में अपनी पत्नी की हेल्प करता है, डिनर बनाता है। वो एडवांस में ही अपनी वाइफ से माफ़ी मांगता है कि उसका जो आने वाला गेस्ट है यानी कि छोटा भाई जिमी, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर सकता है, कुछ उल्टी सीधी बातें कह सकता है। रिबेका इस बात को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं है। वो कहती है कि अगर जिमी ने मुझे बोर किया तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी ताकि हम डिनर पार्टी जल्दी से ख़त्म कर दें। हालांकि जिमी जब यहाँ आता है तो चक का घर देखकर बहुत इंप्रेस हो जाता है। डिनर के दौरान जिमी रिबेका की काफ़ी तारीफ करता है। पता चलता है कि वो एक म्यूजिशियन है। चक और रिबेका की शादी का जिक्र छिड़ता है। थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। जिमी को शादी में नहीं बुलाया गया था। वो जिमी से उसकी जॉब के बारे में पूछती है। उसे HHM में काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। वो यहाँ का मेल रूम संभाल रहा है। जिमी यहाँ पर हंसी मजाक करता है, अपने लॉयर वाले जोक सुनाता है। लगता नहीं कि रिबेका उससे बोर हो रही है, बल्कि वो इस बातचीत को एंजॉय करती नजर आती है। चक कंफर्टेबल नहीं दिखता। वो रिबेका की तरफ इशारा कर रहा है कि इस बातचीत को खत्म किया जाए, लेकिन रिबेका खुद जोक सुनाने में इतना मग्न हो गई है कि इस इशारे को नोटिस नहीं करती। बाद में वो चक को कहती है कि तुम्हें जिमी को लेकर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं थी। हमें समझ में आता है कि चक जिमी के चार्मिंग नेचर से जलता है। उसने इतनी आसानी से रिबेका को इम्प्रेस कर लिया। चक खुद चाहकर भी इस तरह का ह्यूमर नहीं ला सकता। आते हैं 2002 में। जिमी डेविस और मेन में देर तक काम कर रहा है। वो किम के लिए एक वॉइसमेल छोड़ता है। उसे लगता है कि उसे डॉक्यूमेंट्स में कुछ काम की चीज़ मिली है। इस दौरान जिमी को पता चलता है कि एरन ब्रिल नाम की एक एसोसिएट को उसके सर पर सवार किया गया है ताकि वो जिमी पर नज़र रख सके। HHM में किम को अभी भी डॉक्यूमेंट रिव्यू का काम करना पड़ रहा है। जिमी उससे मिलता है और उसे एक फॉर्मल कंप्लेंट देता है। उसने किम के बदले वेक्सलर वर्सेस HHM से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है ताकि वो इस कंपनी पर केस कर सके। उसका कहना है कि चक किम को जिमी की गलती की सज़ा दे रहा है, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन किम का कहना है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है जिमी की वजह से हो रहा है। अगर उसने क्लिफ के पीठ पीछे जाकर कमर्शियल एयर नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। उसका कहना है कि जिमी को अंदाजा था कि अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो इसकी सज़ा हावर्ड किम को ज़रूर देगा। वो कहती है ये पहले भी हो चुका है, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से केटलमैन केस चला गया था। जिमी कहता है कि मैं चक को खुश करने के लिए डेविस और मेन की अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। किम ऐसा करने से मना करती है, कहती है तुम्हें मुझे बचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को बचाऊंगी। अगली सुबह जिमी जब डेविस और मेन के ऑफिस में पहुंचता है, एरन उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही है। वो पिछली रात के लिए माफ़ी मांगता है, एक लंबा चौड़ा बहाना बनाता है। एरन को समझ में आ जाता है कि वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। जिमी आखिरकार नाटक करना बंद करता है और उसके नोट्स को देखना एक्सेप्ट करता है। वहीं HHM में सीढ़ियों के पास किम अपने लंच ब्रेक में बहुत सारी कॉल्स कर रही है। वो चाह रही है कि नया बिजनेस लेकर आए ताकि हावर्ड उससे इम्प्रेस हो सके और उसे दोबारा अपनी पोजीशन मिल सके। चलते हैं माइक के पास। वो पार्किंग बूथ में है, अपनी बहू स्टेसी से फ़ोन पर कनेक्टेड है। पता चलता है कि स्टेसी और केली एक होटल में रुके हुए हैं। वो उससे मिलना चाहते हैं,
लेकिन माइक ये नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि केली उसका चेहरा देखे, जो अभी भी पूरी तरह से जख्मी है। यहाँ पर जब जिमी और एरिन पहुंचते हैं तो वो फोन रखता है। जिमी उसकी हालत देखकर शॉक्ड है, बट जाहिर सी बात है माइक उसे कुछ नहीं बताता। वहीं कोर्ट हाउस में जिमी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को अप्रोच करता है, कहता है कि बहुत वक्त बाद तुमसे मिल रहा हूँ। वो चाहता है कि उसके केस की डेट जल्दी मिल जाए, इसी थर्सडे की सुबह। क्लर्क के मना करने पर जिमी उसे एक बीनी बेबी देता है। उसे पता है कि इससे बीनी बेबीज में बहुत इंटरेस्ट है। एरिन जो यहाँ मौजूद है ये खिलौना उसके हाथ से छीन लेती है, कहती है कि ये तुम रिश्वत देने का काम कर रहे हो। क्लर्क जिमी को हियरिंग की डेट देती है इसी महीने थर्सडे आफ्टरनून। यहाँ जिमी जब बाथरूम में जाता है तो वहाँ पर बिल ओकली से मिलता है। वो एक डिफेंस अटर्नी है और इस बात से हैरान है कि जिमी को डेविस एंड मेन में जॉब कैसे मिली। जिमी उसे जलाने के लिए डेविस एंड मेन कंपनी में काम करने के फायदे गिनाता है। हालांकि बाद में अकेले में सोचता है कि वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी को खतरे में क्यों डाल रहा है। किम अभी भी एचएचएम के लिए न्यू क्लाइंट ढूंढ रही है। उसे आखिरकार मेसा वर्डे बैंक एंड ट्रस्ट की सीनियर काउंसिल पेज का फोन आता है। किम काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसने फोन पर एक मीटिंग अरेंज की है एक बड़े क्लाइंट के साथ। अगले दिन किम और हावर्ड मेसा वर्डे की काउंसिल पेज और सीईओ केविन से मिलते हैं। मीटिंग कामयाब होती है और किम हावर्ड के सामने ऑफर रखती है कि वो एसोसिएट्स की एक लिस्ट बनाएगी जो इस केस पर काम कर सकें। हालांकि हावर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट रिव्यू डिपार्टमेंट में काम करने के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ है, सो ये केस कोई और देखेगा। हावर्ड चक से मिलने पहुंचता है, उससे मेसा वर्डे के बारे में अच्छी खबर देता है। इस बात का जिक्र होता है कि इसके बावजूद किम को अभी भी माफ़ी नहीं मिली है। अगली सुबह चक एचएचएम के ऑफिस में जाता है। यहाँ उसकी किम से मुलाकात होती है। वो समझाता है कि वो ऑफिस ओपन होने से पहले ही अपना काम करना चाहता है ताकि उसे इलेक्ट्रॉनिक्स को फेस ना करना पड़े। वो चक के ऑफिस में अनकंफर्टेबल होकर बैठी है। उससे पूछती है कि उसका एचएचएम में आखिर क्या फ्यूचर है, क्या उसका करियर खत्म है। चक कहता है कि हम दोनों के बीच काफी कुछ कॉमन है, हम दोनों को ही जिमी से डील करना पड़ रहा है। वो बताता है कि उनके पिता का एक स्टोर था और जिमी ने वहां पर $14,000 की धोखाधड़ी की थी। उसके पिता को आखिरकार इस नुकसान की वजह से अपनी दुकान बेचनी पड़ी थी और उन्होंने इस बात पर कभी यकीन नहीं किया कि ये हरकत जिमी की थी। उसका कहना है कि दुकान बेचने के 6 महीने बाद उसके पिता की मौत हो गई, सो वो जिमी को उनके पिता की मौत का जिम्मेदार मानता है। अब चक किम को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट रिव्यू डिपार्टमेंट में तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। बेसिकली चक किम को जिमी के खिलाफ भड़काना चाहता था। ओके, माइक के पास चलते हैं। वो हेक्टर सैलामांका के साथ खाना खा रहा है, जो टूको का अंकल है। इस शख्स को हमने ब्रेकिंग बैड में देखा है। हेक्टर माइक को $5,000 ऑफर करता है ताकि वो पुलिस के सामने ये कहे कि जो गन टूको के पास थी वो असल में माइक की थी। इससे टूको का जो जेल टाइम है वो कम हो जाएगा। हेक्टर माइक को इस बारे में सोचने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। बाय।